जय श्री राम दोस्तों। आज हम कक्षा 12 उत्तराखंड इतिहास की जो पुस्तक है उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों की पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। पितृवंशिकता से आशय वह वंश परंपरा है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में संपत्ति के उत्तराधिकारी का और सत्ता का प्रश्न महत्वपूर्ण रहा होगा। वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता और समृद्धि पर अधिकार का लोभ प्रमुख रहा होगा, जो कमोबेश आज तक जारी है। भले ही उस समय लोगों में व्यवस्था और वर्ग प्रणाली को निरंतर बनाए रखने की हनक न हो, परंतु कम श्रम कर विलासिता का जीवन जीने की महत्वाकांक्षा अवश्य रही होगी। नारी को पहले ही मैत्रायणी संहिता में पाशा सुरा के पश्चात तीसरी बुराई कहा गया था। इस काल में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। उन्हें पराया धन समझा जाता था या फिर जाता होगा, जो परंपरा आज तक कायम है। ऋग्वेद के पश्चात से उसके स्तर में निरंतर कमी आ रही थी। यह पितृवंशिकता को बनाए रखने के निमित्त किया गया होगा। पुत्र संपत्ति और अधिकार का उपयोग अच्छी प्रकार कर सकता है, यह धारणा भी प्रबल रही होगी जो आज तक समाज में कायम है। प्रश्न नंबर 2, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते हैं? चर्चा कीजिए। यह कथन सही है कि आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, क्योंकि क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। ऐसी स्थिति में जब वर्ण व्यवस्था जन्म से निश्चित होने लगी थी और चारों वर्णों के कर्म निश्चित थे, अतः राजा का क्षत्रिय होना लगभग निश्चित था। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना हित समझा, क्योंकि व्यवस्था में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त था और वर्ण व्यवस्था को वे दैवीय कह चुके थे। वही सम्मान और संपत्ति दोनों का लाभ उन्हें था। जैसा कि इतिहासकार सहमत हैं कि आरंभिक राज्यों में ये दो वर्ण ही अधिक संपन्न थे। अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। शक जैसे अन्य शासक जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, उन्हें मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, लेकिन वे इन्हें शूद्र का दर्जा नहीं दे सकते थे, अतः इन्हें द्वितीय स्तर के क्षत्रिय का दर्जा व्यवस्थाकारों ने दिया। द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। द्रोण ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें उन्हें पद और धन दोनों प्राप्त थे। अतः उन्होंने एक निषाद को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। जब अर्जुन ने उनसे कहा कि उन्होंने उसे द्वितीय तीरंदाज बनाने का प्रण किया था, तो उन्होंने अपना प्रण निभाते हुए एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो एक निषाद पुत्र ने दे दिया।
हिडिंबा नामक राक्षसी भीम को देखकर मोहित हो गई। उसने शक्तिशाली भीम से विवाह करने के लिए पांडवों की माता कुंती से अनुनय विनय की। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यहाँ देवी कुंती ने एक क्षत्रिय महारानी का धर्म निभाया तथा क्षत्रिय शरण में आए हुए की रक्षा करता है या याचक को यथाशक्ति मांगने वाली वस्तु देता है। एक चांडाल के देखने भर से एक वैश्य पुत्री ने अपनी आंखें धोई और उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग नामक चांडाल की पिटाई की। यह कथा एक चांडाल के प्रति धार्मिक निष्ठुरता का आभास कराती है। वही एक चांडाल का अहिंसक विरोध देख 7वें दिन घर के लोगों ने दिथ्य मांगलिक नामक युवती को मातंग को सौंप दिया। यह धर्म में समाई उदारता को दृष्टिगोचर करता है। वहीं तत्कालीन भारतीय समाज हृदय द्रवित हो वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन कर सकता है, यह भी स्पष्ट करता है। इन दीन कथाओं से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था के निम्नतम पायदान या उससे बाहर के व्यक्ति उच्च वर्णों की अपेक्षा अधिक दयालु, अहिंसक, कृतज्ञ और आज्ञाकारी थे। प्रश्न नंबर 4, किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुषोक्त पर आधारित है? ऋग्वेद में वर्णित पुरुषोक्त में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति परम पुरुष ने बताई गई है, परम पुरुष से बताई गई है, जिसमें परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये एक श्लोक आता है, श्लोक नहीं मंत्र है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदश्चत वैश्यः पदव्यागो शूद्रो अजायत। ठीक है। बौद्धों के जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। ब्राह्मणी व्यवस्थाकारों द्वारा रचित वर्ण व्यवस्था में जहाँ क्षत्रिय राजवंश को अनियमित संपत्ति संचय और उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान की गई, वहीं बौद्ध अवधारणा में उस शोषक व्यवस्था के विरुद्ध समानता पर आधारित व्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजा महासम्मत को उसके कार्यों के बदले चावल का एक अंश ही प्रदान किया जाएगा। बौद्ध अवधारणा में न्यायकारी राजा महासम्मत तथा महासम्मत जनता द्वारा चुनने का मत है, जो जन्म आधारित है और पितरात्मक आनुवांशिकता के विपरीत है। इसे आज की भाषा में जनतंत्र कह सकते हैं और जनता द्वारा उसमें परिवर्तन संभव था। यह वर्ण द्वारा अपने हित के निमित्त संपूर्ण जनता को विषमताओं में झोंकने की ब्राह्मणी व्यवस्था से भिन्न थी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना करें तो बौद्ध अवधारणा साम्यवादी दर्शन के समीप खड़ी दिखाई देती है, जिसमें समानता और जनभावना है। वही ब्राह्मणी व्यवस्था पूंजीवाद के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है, जिसमें राज्य का स्वरूप शोषक है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है ना 5वां, तो ये कुछ विशेष प्रश्न नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया हुआ है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे और इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा।